बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 7 आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, और उसके साथ ही सेकंड टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस in which there is incomplete oxidation reduction of glucose, as a result of which less amount of energy is produced as compared to aerobic respiration। कि फर्मेंटेशन जो है इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम भी दिया जाता है, और हमने इसके स्टेप्स पढ़े थे कि फर्स्ट स्टेप जो है वो उसमें ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये कॉमन है। जो सेकंड स्टेप है वो डिफरेंट है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आती है और उसके साथ ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आती है। इन दोनों में से कोई एक होती है। फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन की इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारी डेली लाइफ में भी ह्यूमन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जब ज़मीन पर ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त आज़ाद ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं थी। तो उस माहौल में भी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स थे उन्हें एनर्जी चाहिए थी। तो एनर्जी हासिल करने के लिए वो ऑर्गेनिज़म, क्योंकि आज़ाद ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं थी, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते थे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे फर्मेंटेशन का नाम दिया जाता है, इसके ज़रिए वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया करते थे। इसके अलावा आज फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसके बावजूद कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स दैट do anaerobic respiration or fermentation to get energy from organic compounds instead of the presence of free oxygen, these organisms are called anaerobes। वो जानदार फ्री ऑक्सीजन होने के बावजूद जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं एनारोब्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कि ह्यूमन और दीगर एनिमल्स में जब हाई फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स के जो स्केलेटल मसल्स हैं, जब एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं कि कोई भी एनिमल जो है वो रनिंग पोजीशन में है या इंसान जो है एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके जो ढांचे के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। इस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेट होने की वजह से मसल्स के अंदर पेन महसूस होती है। इसे मसल फटीग का नाम दिया जाता है। मसल फटीग यानी मसल्स की थकावट, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। और जब लैक्टिक एसिड जमा होता है तो मसल फटीग की कैफियत जो है वो पैदा होती है। तो एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में फर्मेंटेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है एनिमल्स के लिए, पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग के लिए। इसके अलावा फर्मेंटेशन के अमल के ज़रिए बहुत से मुफीद प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। फर्मेंटर्स के अंदर बैक्टीरिया या फंजाई को इस्तेमाल में लाकर हमने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो की जाती है। तो उसके नतीजे में बहुत से जो है मुफीद अशिया हमें हासिल होती हैं। यीस्ट में अगर फर्मेंटेशन हो तो वो इस्तेमाल की जाती है मशरूबात की सनत में, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, एंड बेकिंग इंडस्ट्री और बेकरी की मसनूआत जो है वो बनाने के लिए ये फर्मेंटेशन यीस्ट के ज़रिए, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो इसके ज़रिए जो है फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसके अलावा सोया सॉस, इसे सोया की चटनी का नाम दिया जाता है उर्दू में। फर्मेंटेशन होती है, एक फंगस है एस्परजिलस,
एस्परजिलस के ज़रिए फर्मेंटेशन के ज़रिए सोया सॉस जो है ये पैदा की जाती है, बनाई जाती है। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जो फर्मेंटेशन के थ्रू हासिल होते हैं। इसके साथ ही हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ फूड और ग्लूकोज in the presence or absence of oxygen. The carbon hydrogen bonds of food are broken down, as a result of which energy is produced. This energy is converted into ATP. रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके बेसिक 3 स्टेप्स बनाए जाते हैं। पहला स्टेप जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन है वो आपको मैंने बताया था कि ग्लूकोज जो है उसकी पायरोबिक एसिड में ब्रेक डाउन होती है और इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ग्लाइको जो है ये ग्लूकोज से रिलेटेड है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोबिक एसिड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। दिस स्टेप अकर्स इन द साइटोप्लाज्म and oxygen is not involved directly in the glycolysis. So this process, glycolysis, is common for both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है पायरोबिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। पायरोबिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। उसके साथ ही जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी हासिल होती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट को साथ मिलाकर हासिल होने वाली एनर्जी को साथ मिलाकर ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और कोएंजाइम है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन हासिल करता है और साथ ही कन्वर्ट हो जाता है NADH में। इसका सेकंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल। सर हांस क्रेब जो ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने ये जो रिएक्शंस की सीरीज़ है क्रेब्स साइकिल में उन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी, तो इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल का नाम दिया जाता है। क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रियन में होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। तो क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है। मतलब ये है कि पायरोबिक एसिड में जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है तो जो हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं उसमें FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि एक कोएंजाइम है, ये हाइड्रोजन हासिल करके FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ ही निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD पॉजिटिव, ये भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन हासिल करके NADH में तब्दील हो जाता है। बॉन्ड ब्रेकेज होती है तो जो एनर्जी खारिज होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एनर्जी हासिल करके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में स्टोर कर लेती है। रेस्पिरेशन का जो थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि पायरोबिक एसिड जो है पायरोबिक एसिड क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर नहीं हो सकता तो इसलिए इसे 2 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। पायरोबिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसे कन्वर्ट किया जाता है 2 कार्बन कंपाउंड में जो कि एसिटाइल कोएंजाइम A है। एसिटाइल कोएंजाइम A ये माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर हो सकता है, लेकिन पायरोबिक एसिड माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर नहीं हो सकता, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। क्रेब्स साइकिल के बाद जो हमारा फाइनल स्टेप है लास्ट, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स को एक सीरीज पर से गुजारा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है हमने शुरू में बताया था इस चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है उसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन सीरीज पर से उसे कैरी करता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसके नतीजे में जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
एनर्जी हासिल करती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी की सूरत में स्टोर कर लेती है। उसके साथ ही ये जो दो कोएंजाइम्स थे, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन देते हैं। किसे देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके इन्वॉल्व होती है। हाइड्रोजन हासिल करने के बाद ये पानी बनाती है और जो NADH है, FADH2, ये कोएंजाइम्स अपनी हाइड्रोजन लूज करने के बाद, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देने के बाद अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाते हैं, NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव की सूरत में आ जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो होगा एनर्जी बजट इन रेस्पिरेशन।